हेलो क्लास 12th बच्चों, आज हम राष्ट्र का स्वरूप, जिसमें कि किसी भी राष्ट्र के लिए 3 तत्व आवश्यक हैं। पहला पृथ्वी, दूसरा जन, तीसरा संस्कृति। तो पृथ्वी के बारे में कल हम बताए थे कल के वीडियो में, और जन का भी थोड़ा बहुत व्याख्या किए थे। अब आगे जो बचा हुआ भाग है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम बताए थे कि जब तक जन के हृदय में अपनी माता पृथ्वी के प्रति जब तक आदर का भाव नहीं होगा, श्रद्धा का भाव नहीं होगा, सम्मान का भाव नहीं होगा, तब तक किसी भी राष्ट्र के लिए वह उचित नहीं होगा किसी राष्ट्र के निर्माण में। और जब अपनी मातृभूमि के प्रति प्रणाम भाव, श्रद्धा भाव, आदर भाव होगा, तब इसी पे किसी राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, और इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। धर्म के स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उससे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। जब भी पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों के मन में यह श्रद्धा भाव रहे कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यही जो है किसी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता का मूल मंत्र है। और पृथ्वी माता के प्रति प्रणाम और श्रद्धा भाव उत्पन्न होने पर भूमि के साथ जन का संबंध जुड़ता है। इसी दृढ़ आधार पर राष्ट्र प्रेम का एवं राष्ट्रीयता का भव्य भवन खड़ा किया जाता है। जो व्यक्ति इस भूमि को मातृभूमि नहीं समझेगा, उसके हृदय में देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय भाव का उदय भी नहीं होगा। भूमि मेरी माता है और मैं उसकी संतान हूँ, यह भावना व्यक्ति की कर्तव्य एवं अधिकार की भी जननी है। माता के प्रति जो कर्तव्य पुत्र का होता है, वही कर्तव्य इस मातृभूमि के प्रति हम सबका है। जो इस भूमि को माता समझता है, उससे ही इस पृथ्वी की संपत्ति में भाग पाने का भी अधिकार है। माता के प्रति अनुराग एवं सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक धर्म एवं कर्तव्य है। इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। यदि कोई स्वार्थ के कारण माता पिता की सेवा करता है, तो उसके अधःपतन को ही सूचित करता है। हम इस पृथ्वी माता के पुत्र हैं, अतः निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करें। इसी में हमारा कल्याण जो है निहित है। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं, और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है
उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ होगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। माता जैसे एक माँ अगर उसके 4 पुत्र हैं तो अपने सभी पुत्रों को एक समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी माँ पर भी जो बसने वाले जन हैं, पृथ्वी भी उनमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं करती है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है, जिन लोगों को भी अपनी मातृभूमि से लगाव होता है, वे सभी मातृभूमि के प्रति अपना समान अधिकार रखते हैं। और इस पृथ्वी पर प्राणियों की संख्या असंख्य है। पृथ्वी के नगर, कस्बे, शहर, पर्वत एवं जंगल, हर जगह जो है अनेक प्रकार के लोग भरे हुए हैं। और ये सभी लोग जो हैं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं और अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण जो है भिन्न भिन्न संप्रदायों से संबद्ध होते हुए भी मातृभूमि के प्रति उनकी श्रद्धा और उनका स्नेह अखंड और अटूट है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से वे लोग एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं होता है। और हर लोगों को पृथ्वी के इस विशाल भूभाग में जो लोग भी हैं, जो धर्म, भाषा, संस्कृति, रहन सहन की दृष्टि से भले ही अलग अलग है, लेकिन फिर भी हर लोगों को उन्नति का समान अधिकार प्राप्त है। विभिन्नता में भी एकता का भाव रखते हुए भी हमें समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देना चाहिए और इसी समन्वय की भावना से संपूर्ण निवासियों की उन्नति के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। किसी एक अंग को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उसके समग्र निवासियों की उन्नति हो। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की प्रत्येक अंग की सूध लें। यदि किसी देश के एक भाग में गरीबी, अशिक्षा या पिछड़ापन है तो उससे जो है पूरा देश प्रभावित होगा। उसी प्रकार जैसे शरीर का एक अंग जो है रोगी या कमज़ोर होता है तो उसका दुष्प्रभाव जो है पूरे शरीर पे पड़ता है। इसीलिए समस्त देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे उदार एवं व्यापक दृष्टि का परिचय देते हुए सबकी उन्नति के लिए प्रयास करें, तभी हमारा राष्ट्र उन्नति कर सकेगा। समाज के किसी एक अंग की प्रगति से देश की प्रगति नहीं हो सकती। वह तो तभी संभव है जब संपूर्ण राष्ट्र को जागृत कर दें और राष्ट्र के समग्र राष्ट्रवासियों के निरंतर विकास के लिए सचेष्ट रहें। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवनों को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रद्धा के साथ उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जन का प्रवाह अनंत होता है। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास जो है वो हमेशा जो है बदलता रहता है और उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला जो है वो निरंतर चलती रहती है, वो कभी भी नहीं रुकती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है।
इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपने भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एकरूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। हमारे राष्ट्र के इतिहास में उन्नति और अवनति के अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं, किंतु हमारे राष्ट्र के लोगों ने नवीन शक्ति का निर्माण करते हुए उन्हें सहन किया है, उन्हें पार किया है और आज भी हमारे राष्ट्र के निवासी इन उतार चढ़ावों का धैर्य के साथ मुकाबला करने के लिए उत्साहपूर्वक जीवित हैं। राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलता रहने वाला जीवन नदी के प्रवाह की भांति है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बहते रहने के कारण बीच बीच में जगह जगह डेल्टा छोड़ता जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र का मानव भी अपने श्रम और कर्म से अपने राष्ट्र में यथातथ विकास के पदचिन्ह छोड़ता जाता है। संस्कृति राष्ट्र के किसी राष्ट्र के निर्माण में जो 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, उसमें एक संस्कृति भी है। अगर भूमि रहे, जन रहे और संस्कृति न रहे तो कोई भी राष्ट्र जो है कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए इन तीनों तत्वों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। संस्कृति राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों तक जिस सभ्यता का निर्माण किया, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध यानी सिर रहित धड़। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। लेखक के मत के अनुसार राष्ट्र के 3 अंग हैं, भूमि, जन और संस्कृति। वह संस्कृति के जन का मस्तिष्क मानते हैं और उनके विकास, जिसके विकास के बिना राष्ट्र का अभ्युदय नहीं हो सकता। यदि भूमि और जन को अपनी संस्कृति से अलग कर दें तो किसी भी राष्ट्र का लोप हो जाएगा। भूमि, जन और संस्कृति तीनों ही राष्ट्र के अंग हैं और संस्कृति को राष्ट्र का तीसरा अंग माना जा सकता है। युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण मानव करता है वही उसकी संस्कृति बन जाती है। संस्कृति का मानव जीवन से गहरा संबंध है। संस्कृति से रहित जन की स्थिति मस्तिष्क रहित धड़ की भांति है। मस्तिष्कहीन होने पर शरीर व्यर्थ होता है, उसी प्रकार संस्कृति रहित होने पर भी राष्ट्र का कोई महत्व नहीं रहता है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से रहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति है।
प्रत्येक जाति की अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है कि उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं। परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। संस्कृति के जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। लेखक कह रहे हैं कि यदि जीवन को एक वृक्ष मान ले तो इस जीवन रूपी वृक्ष में संस्कृति रूपी पुष्प विकसित होता है। अगर जीवन एक वृक्ष है तो जो संस्कृति है उसका फूल है और जिसकी सुगंध जो है दूर दूर तक व्याप्त हो जाती है। किसी राष्ट्र की संस्कृति जितनी सुंदर और विकसित होगी उतना ही सौंदर्य राष्ट्र के जनजीवन में व्याप्त होगा। संस्कृति का विकास ज्ञान और कर्म से होता है। इस भूमि पर बसने वाले लोगों ने ज्ञान के क्षेत्र में सोच विचार कर नई नई बातों की खोज की और कर्म के क्षेत्र में जो कुछ उपलब्धियां प्राप्त की उन्हीं के सम्मिश्रण से संस्कृति का विकास हुआ। यही कारण है कि हर राष्ट्र की संस्कृति अलग अलग होती है। लेखक की मान्यता है कि राष्ट्र में रहने वाली विभिन्न जातियाँ अपनी अपनी विशेषताओं के अनुरूप जीवन शैली का विकास करती हैं। इसीलिए उनका रहन सहन, आचार विचार, खान पान, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था अलग अलग होती है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के आधार पर जातीय संस्कृति का विकास एवं निर्माण होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि एक राष्ट्र में रहने वाली भिन्न भिन्न जातियों की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, किंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक समन्वय और सहिष्णुता की भावना में निहित रहता है। इस समन्वयशीलता के कारण ही राष्ट्र की उन्नति संभव हो पाती है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। लेखक का मत है कि समन्वय के माध्यम से ही राष्ट्र में सुख, शांति एवं प्रगति का संचार होता है। जिस प्रकार जंगल में नाना प्रकार की लताएं, वृक्ष एवं वनस्पतियाँ एक साथ रहकर उसकी शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न संस्कृतियाँ परस्पर मिलकर राष्ट्र की शोभा बढ़ाती हैं। समन्वयशीलता ही राष्ट्र की उन्नति का बीज है। जिस प्रकार जंगल में अनेक प्रकार के वृक्ष, लताएं और वनस्पतियाँ बिना किसी विरोध के एक साथ पनपते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न लोग अपनी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बावजूद एक साथ रहकर राष्ट्र की उन्नति करते हैं। जंगल की शोभा अकेले वृक्ष नहीं बढ़ाते हैं और न ही अकेले वनस्पतियाँ या लताएं बढ़ाती हैं, अपितु वे एक साथ मिलकर ही इस शोभा को उत्पन्न करते हैं। वे एक दूसरे के सहयोगी हैं, विरोधी नहीं हैं। यही स्थिति किसी देश में पनपने वाली अनेक संस्कृतियों की भी है। राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण इन सभी संस्कृतियों के पारस्परिक सहयोग और समन्वय से होता है। समन्वयशीलता की प्रवृत्ति से ही किसी राष्ट्र का जीवन सुखदायी बनता है। लेखक का विचार है कि जिस प्रकार जल अनेक धाराओं से प्रवाहित होता हुआ नदी का रूप धारण कर लेता है और नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, जहाँ वह सारा जल सागर का रूप धारण कर एक रूपता प्राप्त कर लेता है तथा विशाल एवं विराट शक्ति बन जाता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न लोगों की संस्कृतियाँ परस्पर मिलकर जिस राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण करती है वह हमारी शक्ति है। विभिन्नता में व्याप्त यह एकता तथा समन्वय की यह प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है।
साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। किसी भी राष्ट्र में अनेक प्रकार के समुदाय रहते हैं जिनकी संस्कृतियाँ अलग अलग होती हैं। इन समुदाय के लोग अपनी अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति साहित्य, संगीत, कला आदि अनेक माध्यमों से करते हैं। यद्यपि बाह्य दृष्टि से इनके रूप अलग अलग होते हैं, किंतु आंतरिक दृष्टि से इनमें आनंद व्याप्त होने का भाव एक ही होता है। यही एक सूत्रता सहृदयों को रसमग्न करती है। जो सहृदय व्यक्ति हैं वे प्रत्येक संस्कृति को इसी आंतरिक आनंद भाव के साथ अनुभव करके आनंदित होते हैं। जब किसी राष्ट्र के लोग अपनी उदारता एवं सहृदयता का परिचय देते हुए विभिन्न संस्कृतियों से आनंदित होते हैं तो उसमें राष्ट्रीयता की भावना सबल होती है। राष्ट्र की प्रगति के लिए तथा उसे शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न संस्कृतियों की इस आंतरिक एकसूत्रता को अनुभव करना परम आवश्यक है। गाँवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमिट भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल से में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता। वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। राष्ट्र के उत्थान के लिए यह परम आवश्यक है कि हम अतीत के ज्ञान का उपयोग वर्तमान को और अधिक सुंदर एवं कल्याणप्रद बनाने के लिए करें। अतीत हमारे लिए भार न बने, अपितु वह हमें शक्ति और संबल दे, तभी हम राष्ट्र की प्रगति कर सकेंगे। हमें पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है, उस पर हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। हम गौरव एवं गर्व के साथ उसे धारण करें और अतीत के इस उपयोग करें और अपने वर्तमान को सुंदर एवं कल्याणकारी बनाने में करें। राष्ट्र का उत्थान तभी होता है जब हम अतीत के ज्ञान का उपयोग वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में करें। भावी प्रगति का यही सबसे सुगम मार्ग है। जिस देश में भूतकाल वर्तमान के लिए बोझ बन जाता है, उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम भूत को वर्तमान का बोझ न बनाएं। हमारा अतीत का ज्ञान हमारा संबल बने, हमारा सहारा बने, हमारी शक्ति बने, तभी हमारा वर्तमान और भविष्य सुखद एवं आनंदमय हो सकेगा। हम उस राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं जो अपने इतिहास से सबक लेता है और अपने अतीत के ज्ञान का उपयोग वर्तमान और भविष्य को संवारने में करता है। राष्ट्र के संवर्धन का यही स्वाभाविक एवं सुलभ मार्ग है।
और यह बात हमें भली भांति समझ लेना चाहिए लेखक के मत के हिसाब बच्चों किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 तत्वों का होना बहुत आवश्यक है, और भूमि, जन और उस पर निवास करने वाले लोग और उसकी संस्कृति। तो राष्ट्र के जो 3 अंग हैं, इन तीनों के प्रति जागरूक होने से ही राष्ट्रीयता की भावना व्यक्ति में विकसित होती है। और जब तक कोई व्यक्ति अपने देश के भूमि के स्वरूप से परिचित नहीं होता, उसके प्रति जागरूक नहीं होता, तब तक उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित नहीं होती। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्रवासी को, सभी देशवासी को अपने देश की भूमि से भली भांति परिचित और अवगत होना चाहिए। उसकी मातृभूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने जागरूक होंगे, राष्ट्रीयता की भावना भी उसी मात्रा में हमारे अंदर विकसित होगी। बिना परिचय के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना तभी बलवती होगी जब हम अपनी मातृभूमि के पार्थिव स्वरूप, नदी, पहाड़, जलवायु, भूमि आदि से अधिक परिचित होंगे। और जो भी राष्ट्र के तीनों अंग हैं, वो भूमि, जन और संस्कृति, जब तक किसी राष्ट्र के निवासी अपनी भूमि से परिचित नहीं होते, तब तक उनमें मातृभूमि के प्रति प्रेम भी नहीं जागता। भूमि के स्वरूप की जानकारी होने पर ही उस भूमि के निवासियों में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है, और उसी राष्ट्रीयता को टिकाऊ माना जाता है जो पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई हो, अन्यथा वह निर्मूल है तथा अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती है। और यह भूमि ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं को जन्म देती है। जो इस भूमि के साथ जुड़ा हुआ है तथा इसके प्रति भावात्मक संबंध रखता है, उसके हृदय में राष्ट्रीयता के भाव भी उतनी गहराई तक निहित रहते हैं। साथ ही राष्ट्रीयता की जड़ जितनी गहरी होती है, उतनी ही अधिक राष्ट्रीय भावना व्यक्ति के हृदय में पल्लवित होती है। और हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी भूमि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। इससे हम अपनी मातृभूमि के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे और उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, जिससे राष्ट्रीयता की भावना विकसित होगी। भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यहाँ इस भूमि पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वो भूमि को अपनी माता समझे तथा स्वयं को उसका पुत्र माने। यह भाव विकसित होने पर ही मातृभूमि के प्रति स्नेह भावना जागृत होगा और हम मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने को सचेष्ट होंगे। इससे हमारे अंदर राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय भावों का विकास होगा। जन जन के हृदय में जब यह भाव पल्लवित होगा कि यह भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं, तभी सच्चे अर्थों में हमारे भीतर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सकेगी। भूमि को माता समझो, पर हमारे मन में उसके प्रति प्रेम और श्रद्धा का पूज्य भाव जागृत होता है। परिणाम स्वरूप हम इस मातृभूमि के साथ भीतर तक गहराई के साथ एक भावात्मक संबंध में बंध जाते हैं। जब हम इस धरती को अपनी माता समझेंगे और इसके प्रति प्रणाम मुद्रा में हमारा सिर उसी प्रकार झुक जाएगा जैसे अपनी जन्मदात्री माता के प्रति श्रद्धा से हमारा सिर झुकता है। व्यक्ति के हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति यह श्रद्धा भाव जितना अधिक होगा, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन भी वह उसी अनुपात में करेगा। यदि सारे देशवासी भूमि को अपनी माता मानकर उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य का भली भांति पालन करने लगे, तो राष्ट्र, राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय भाव तीनों का विकास होगा और हम स्वयं इस मातृभूमि के साथ एक अटूट बंधन में बंधा हुआ अनुभव करेंगे। इस पृथ्वी पे सहस्त्रों वर्षों से जन का निवास है। जैसे नदी में निरंतर जल प्रवाहित होता है, वैसे ही हजारों वर्षों से इस भूमि के साथ यहाँ रहने वाले लोगों ने भी तादाद में स्थापित किया है। वे इसे अपनी माता समझते हैं। इतिहास के अनेक उतार चढ़ावों के बाद भी राष्ट्र निवासी जन इस भूमि से जुड़े हुए हैं।
जैसे नदी की धारा कभी समाप्त नहीं होती किंतु उसका जल निरंतर बदलता रहता है, उसी प्रकार इस भूमि पर जन का प्रवाह अनंत काल से चल रहा है। जन बदलते हैं किंतु धारा वही रहती है। अतः भूमि के प्रति उसका मातृत्व भाव निरंतर बना रहता है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति भी परम आवश्यक होती है। संस्कृति के अभाव में तो राष्ट्र का स्वरूप निर्मित हो ही नहीं सकता। सच पूछा जाए तो संस्कृति इस राष्ट्र रूपी व्यक्ति के मस्तिष्क जैसी होती है। जैसे मस्तिष्क के अभाव में शरीर निर्जीव होकर कबंध मात्र रह जाता है, उसी प्रकार संस्कृतिहीन राष्ट्र तो कबंध मात्र है। व्यक्ति की पहचान कबंध से नहीं सिर से होती है, उसी प्रकार राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। संस्कृति को इसी कारण लेखक ने राष्ट्र रूपी पुरुष का मस्तिष्क कहा है। यदि हम जीवन को एक वृक्ष मान लें तो संस्कृति इस वृक्ष पर विकसित होने वाला फूल माना जा सकता है। इस वृक्ष का सारा सौंदर्य उनके फूलों पर निर्भर है। बिना फूल के वृक्ष की कोई शोभा नहीं होती, कोई सुंदरता नहीं होती। ठीक इसी प्रकार जीवन में संस्कृति होने पर लोग उसे सार्थक एवं उपयोगी मानते हैं। संस्कृत विहीन जीवन वैसा ही है जैसे पुष्प रहित वृक्ष। अतः संस्कृति जनसमाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। वृक्ष का सौंदर्य एवं गौरव उसके पुष्पों पर निर्भर है, उसी प्रकार राष्ट्र का स्वरूप उसका चिंतन मनन उसकी संस्कृति में निहित है। इसी कारण लेखक जो है राष्ट्र रूपी वृक्ष का पुष्प उसकी संस्कृति को स्वीकार किए हैं। संस्कृति का विकास ज्ञान और कर्म के समन्वय से होता है। मनुष्य अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निरंतर ज्ञान प्राप्त करता रहता है। इस ज्ञान से तथा इसे प्राप्त करने के लिए किए गए कर्म से संस्कृति का विकास होता है। जब तक हम अपने संचित ज्ञान और कर्तव्य निष्ठा का पारस्परिक समन्वय नहीं करते, तब तक संस्कृति का प्रकाश नहीं फैला सकते। व्यक्ति के ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही संस्कृति का विकास होता है। यही बताना लेखक का उद्देश्य है। आज हमारा गद्य का पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, तो इसको आप लोग करके मुझे दिखाइएगा कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है।